मिशन हॉस्पिटल का विधिवत एक नए संकल्प के साथ उद्घाटन हुआ है और इस लगभग 125 किलोमीटर के एरिए में कोई बहुत बड़ा कॉलेज और हॉस्पिटल ना होने की वजह से बहुत प्रकार के लोगों को असुविधाएं होती थी। 700 बेड का हॉस्पिटल और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर एमबीबीएस से लेकर के नर्सिंग कॉलेज से लेकर के अलग अलग प्रकार के मेडिकल के कोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है इतने पिछड़े हुए इलाके के अंदर जहां कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऐसे में सेवा भावना के साथ, एक लोक कल्याण की भावना के साथ सब लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने इस इलाके को देखा, इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये सारा कार्य व्यापार का नहीं, ये उपचार और उपकार का कार्य है। और बस मैं दो बात कह करके कि इस पूरे इलाके में, इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के और हिमाचल तक बहुत दूर दूर का इलाका, यहाँ पर उपचार के लिए लोग आ सके, इसलिए अब थोड़ी सी सामान्य परिस्थितियां होने के बाद यहाँ एलोपैथी के साथ साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो भी ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के हमारे पास में करीब 250 थेरापियां हैं, तो उससे हमने असाध्य रोगों को दूर किया है। एक तो बीमारियों को कंट्रोल करना, वो तो एलोपैथी से भी हो जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां कंट्रोल हो जाती है। लेकिन हमने बीपी को क्योर किया है, हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है, हमने अस्थमा, आर्थराइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी से लेकर के और पार्किंसंस, पैरालिसिस और कैंसर के भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कुछ तो फोर्थ स्टेज के भी पेशेंटों को अच्छा किया है। ये बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया में हमने मिसाल कायम की है कि हम अपने जो परंपरागत तौर तरीके थे उसके द्वारा भी एक सस्टेनेबल हेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं। वो काम यहाँ पर भी हम कराएंगे। हमारा भी खाली उपचार और उपकार करने के मकसद से जो हम पठानकोट के लोगों के हेल्थ के लिए आगे जैसे जैसे जो भी यहाँ के लोगों के लिए बन पाएगा हम करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आने वाले 2 से 3 महीने भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। यदि हमने इस संक्रमण को कंट्रोल नहीं किया तो इसमें परिवार के परिवार तबाह हो सकते हैं, इसमें पूरी इंडस्ट्रियां तबाह हो सकती हैं, इसमें पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो सकता है और लोगों का भरोसा अपने ही देश की व्यवस्था से उठ सकता है। इतना खतरनाक समय है, इसलिए इस समय सबको धीरज रख करके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए योगाभ्यास भी करने की जरूरत है। गिलोय, तुलसी आदि जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके, उससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। परंपरागत तौर तरीकों से अपने बीपी, शुगर, वेट आदि को, खान पान को कंट्रोल करते हुए अपने आप को हेल्दी रखने की जरूरत है। खून को पतला करने के लिए भी पूरी प्रक्रिया में मैं सबसे कहूँगा सबसे इफेक्टिव तरीका है लौकी का, दूधी का, किया का जूस, लहसुन और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें हमारी, प्याज, इनको जरूर खाएं, इससे लोगों का खून पतला रहेगा, क्लोटिंग नहीं होगी और लोगों के ब्रेन हेमरेज नहीं होंगे, ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर और ये अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उससे काफी लोगों की जान बच जाए। तो भाई एक बात तो ये कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, इसकी का इन्फेक्टिविटी रेट, इसका जो वायरलिटी रेट जिसको बोलते हैं, संक्रमण का जो उसकी गति है वो पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा है। अब ये कोरोना वायरस ना तो किसी पार्टी ने बनाया, ना किसी व्यक्ति ने बनाया,
वायरस जो है उसका बिहेवियर अलग अलग देश में अलग अलग तरह का है। इस समय जो भारत में वायरस का जो नया इसका स्ट्रेन आया है वो बहुत शक्तिशाली बनकर के आया है। ये वायरस का स्ट्रेन किसी भी देश में होगा वहाँ ऐसी तबाही मचाएगी। तो आपने पूछा, बीच में आप तब उत्तर ही नहीं देने दोगे तो कैसे बोलूँगा, और मैं कोई राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं। देखो भाई, आप सबको पता है पिछले 7 साल से स्वामी रामदेव कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता, ना कांग्रेस के बारे में, ना बीजेपी के बारे में, ना कोई और पार्टी के बारे में। इसलिए मैं एक बात कहूँगा, आई एम नाउ ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। न मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, ना किसी का विरोध कर रहा हूं। इसलिए मुझसे ये अपेक्षा करना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करूंगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसिज्म करूंगा, मैं नहीं करूंगा। गत दिनों पंजाब सरकार की ओर से